ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? सूर्यधार लेक कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है? एम से सेशन किससे रिलेटेड है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है और क्या काम करती है? वाई साइक्लोन बुरेवी नीवर से वीक क्यों है? जो नीवर साइक्लोन पहले बुरेवी से पहले आया था वो बुरेवी से स्ट्रॉन्ग क्यों है? दामन दमन इनिशिएटिव क्या है और किसने लॉन्च किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? JCPOA IAEA क्या है और किससे रिलेटेड है? चेंग फाइव प्रोव क्या है और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन किससे रिलेटेड है और कब स्टार्ट की गई थी? सुमडोरोंगचू वैली कौन से स्टेट में है, कहाँ पे है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट किस लिए काम आता है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर ये क्या है और कौन सी एसोसिएशन है, किससे रिलेटेड है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, कौन कौन इसके मेंबर है, कब सेटअप हुई थी और किस लिए काम आती है? हेलो फ्रेंड्स, आज डेट है 5 दिसंबर 2020 और आज हम इन सारे क्वेश्चन का आंसर इस लेक्चर में सर्च करेंगे। वीडियो के एंड तक आपको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये क्या है? ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये एनुअली का मतलब हर साल इसे पब्लिश करता है कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये IEP, ये इसे एनुअली हर साल रिपोर्ट को पब्लिश करता है। कौन सी रिपोर्ट को? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और ये किसने सेटअप की थी? ये की थी जी स्टीव क्लेलिया, इसका फाउंडर है। क्या सेटअप की थी? ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये स्टीव क्लेलिया ने सेटअप की थी। और ये इंडेक्स हर साल जारी करती है। कौन सी? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें अभी इसने इंडेक्स दिया 2020 की, उसमें क्या दिखाया है कि सबसे ज़्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज़ कौन सी कंट्रीज़ में होती हैं? टेररिज्म एक्टिविटीज़ मतलब आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं जिस पे हमले वगैरह होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही हैं, कौन सी कंट्री में? इसमें सब टॉप रैंक पे है जी अफ़गानिस्तान, फर्स्ट रैंक पे अफ़गानिस्तान। और हमारा इंडिया है 8th रैंक पे इंडिया है। ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं: अफ़गानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, यमन, पाकिस्तान, इंडिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिलीपींस। और इंडिया में भी सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सा है जी? फर्स्ट स्टेट पे है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होती हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़। उसके बाद झारखंड में। ये टॉप 2 स्टेट हैं इंडिया में। अब ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? ये सिडनी में। सिडनी कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यही था फर्स्ट आर्टिकल में। सेकंड, सूर्यधार लेक कहाँ पे है? ये ट्राई जंक्शन पे है, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के ट्राई जंक्शन पे। ये कहाँ पे है ये प्लेस? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी इस लेक को इनॉग्रेट किया है, सूर्यधार लेक को। कहाँ पे? देहरादून में एक दोईवाला प्लेस पे ये इसको अभी इनॉग्रेट किया है, आरंभ किया है इस लेक को। लेक मतलब झील। सूर्यधार जो झील है, लेक है, वो 550 मीटर लंबी है और 28 मीटर वाइड है। 550 मीटर लंबी है और 28 मीटर वाइड है और 10 मीटर डीप है। ठीक है जी। इसमें इतना वाटर 77,000 क्यूबिक वाटर इसकी कैपेसिटी है। और एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछता है कि ये नेचुरल लेक है या आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक रूप से बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ द्वारा, या फिर हमने खोद के JCB वगैरह से। ये आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड आर्टिफिशियल, हमने खुद ने बनाई है। ये आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है जो अभी उत्तराखंड में बनाई है, सूर्यधार लेक। ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में कहाँ पे है ये प्लेस? दोईवाला में, देहरादून में। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट, एम सेशन क्या है? एम से सेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे किसके साथ? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, WHO और ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मिलकर स्टार्ट किया था। इसका नाम था बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव। इसे किस लिए किया था? एम सेशन क्यों बोला इसे? टबैको को क्विट करने के लिए। टबैको को, जो लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं,
क्योंकि इससे कैंसर होता है और सारी बीमारी होती हैं। तो इसके यूज को रिड्यूस करने के लिए, लोगों से इसके जो हैबिट पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, उसकी लत को छुड़ाने के लिए टेक्स्ट मैसेज करती है इसके थ्रू, एम सेशन के थ्रू गवर्नमेंट, ताकि लोग तंबाकू का सेवन ना करें और तंबाकू का यूज छोड़ें। तो एम सेशन किससे रिलेटेड है? तंबाकू को, टोबैको को छुड़ाने के लिए, तंबाकू को, टोबैको को छुड़ाने के लिए। और इसके अंडर क्या, कौन सा इनिशिएटिव है? बी हेल्दी बी मोबाइल इनिशिएटिव। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने WHO और ITO के साथ मिलके। नेक्स्ट क्या है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये सॉरी जी, ये मेंटेन की थी। ये क्या करता है? BRO ये रोड नेटवर्क मेंटेन करता है और बनाता है। मतलब जो बॉर्डर एरिया आ जाए हमारे, ये इंडिया के बॉर्डर एरिया आ जाए, यहाँ पे रोड कौन बनाता है? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। ये जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारा, उसके साथ साथ जो रोड बनाता है BRO बनाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली पे। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये करता है जी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसको फाउंड किया गया था 1960 में, 7 मई 1960 में। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने BRO को फाइंड किया था 1960 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ये बॉर्डर एरियाज़ में रोड बनाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्या है? साइक्लोन बुरेवी नीवर के से वीक क्यों है? जो पहले नीवर साइक्लोन आया था बुरेवी से पहले, 3-4 दिन पहले, वो स्ट्रॉन्ग था बुरेवी से। क्यों था? क्योंकि जी जब नीवर आया था उसके बाद, नीवर साइक्लोन के आने के बाद ओशियंस में, जो जहाँ पे आया था वहाँ ओशियंस में, समुद्र में अपवेलिंग होने लग गई। अपवेलिंग का क्या मतलब है? जो समुद्र में, जो ओशियन में नीचे वाटर है, मान लो यहाँ नीचे वाला वाटर है सरफेस का, वो कोल्ड वाटर था, वो यहाँ पे ऊपर आना शुरू हो जाता है अपवेलिंग में, सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वाटर ठंडा हो जाता है और साइक्लोन बनने के लिए वार्म वाटर चाहिए। मैंने साइक्लोन को अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे से। कौन से लेक्चर में? 1 और 2 दिसंबर के लेक्चर में। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फर्स्ट 18 मिनट में मैंने पूरे साइक्लोन से जितना भी रिलेटेड है सब अच्छे से समझाया, आप देख लीजिए साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कैसे बनता है। तो ये बुरेवी साइक्लोन आया था, उससे पहले नीवर आया था। तो नीवर आने के बाद अपवेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अपवेलिंग का मतलब समुद्र में जो ओशन में कोल्ड वाटर है वो सरफेस पे आना शुरू हो गया था। यहाँ पे जो सरफेस पे, ओशन के सरफेस में कोल्ड हो गया था, ज़्यादा वार्म नहीं था, और साइक्लोन बनने के लिए वार्म वाटर चाहिए, वार्म वाटर, गर्म वाटर। तो इस वजह से ये जो बुरेवी है साइक्लोन नीवर से वीक है, नीवर से वीक है। और इसमें और क्या है जी, यही है बस इसमें कि जो कूलर वाटर फ्रॉम द लोअर ओशन सरफेस आर पुश्ड टूवर्ड अपर ओशन सरफेस आ गया था, इस वजह से ये वीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? दमन इनिशिएटिव। दमन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। किस लिए? मलेरिया को रिड्यूस करने के लिए। मलेरिया किससे होता है डिसीज़? ये एक बीमारी है, किससे होती है? पैरासाइट से, पैरासाइट से। और फैलती कैसे है? फीमेल एनोफ्लीज पैरासाइट, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, एक मच्छर का नाम है जी एनोफ्लीज, उसके काटने से फैलती है। मैंने मलेरिया को भी लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझाया, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और इसका फुल फॉर्म क्या है दमन का? दुर्गमा एनकालारे मलेरिया निराकरण इनिशिएटिव। इसका प्रोनाउंसिएशन उड़ीसा में क्या है आप देख लीजिएगा। अगला आर्टिकल है ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील क्या है? ईरान पहले कंट्री कहाँ पे, ये देख लेते हैं। ये जी आपका वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप है। ये है हमारा इंडिया, इंडिया के साइड में पाकिस्तान, उसके साइड में अफ़गानिस्तान, और ये है ईरान, ये है ईरान। ईरान, ये ईरान की न्यूक्लियर डील है, क्या हुई थी इसे समझते हैं क्या है, किससे रिलेटेड है। इसे JCPOA भी बोलते हैं। JCPOA की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। 2015 में
2015 में ये डील हुई थी, ईरान न्यूक्लियर डील, या फिर JCPOA बोलते हैं इसे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, JCPOA क्या है, किस किस के बीच में हुई थी ये हुई थी P5+1। P5 क्या है? P5 है जी जो यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर हैं 5। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि पूरे ग्लोबली पीस एस्टेब्लिश हो सके। उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, मतलब एक परमानेंट मेंबर अभी इलेक्ट हुआ है, चुना गया है, तो वो 2 साल के लिए कार्यरत रहेगा। और जो 5 परमानेंट मेंबर है ये तो परमानेंट रहते ही हैं। और अभी इंडिया भी हमारा नॉन परमानेंट मेंबर 2021 से बन जाएगा, अभी इलेक्शन में वो जीत गया था। और ये P5 कौन कौन सी कंट्रीज है? ये हैं USA, UK, रसिया, चाइना, फ्रांस। US, UK, रसिया, चाइना, फ्रांस। और +1 का मतलब है जर्मनी। मतलब P5+1 के साथ इन कंट्रियों ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की। इसमें क्या क्या प्रोविजंस थी इसकी? इसमें था कि ईरान पे कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। सैंक्शन का मतलब होता है जी प्रतिबंध, कि मतलब उसके प्रतिबंध क्या होता है, एक तरह से उससे ट्रेड करना बंद कर देते हैं, या फिर उससे कोई भी बिजनेस एक्टिविटी उसके कंट्री के साथ नहीं करते हैं, वही सैंक्शन होता है। इस डील के अंदर था कि ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लगाम देनी होगी, मतलब न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चला रहा है वो उसको रोकना होगा, कि क्योंकि ये सख्त था ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, हाइड्रोजन बॉम्ब ना बना ले, इस वजह से ये डील हुई थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें था क्या कि ईरान की कंडीशन थी कि इस डील के अंदर कि ईरान सिर्फ यूरेनियम को 3.67% तक इनरिच करेगा। ये यूरेनियम क्या है और इनरिच का मतलब क्या है? एक यूरेनियम होता है जी जिससे अगर हम इसे 20% से ज़्यादा इनरिच करते हैं। इनरिच कैसे करते हैं? सेंट्रीफ्यूजिस से। सेंट्रीफ्यूजी क्या होती हैं? ये कुप्पी टाइप होती हैं। ये कुप्पी देखो जी, इसे सेंट्रीफ्यूजिस बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूजिस। इसमें क्या करते हैं? यूरेनियम को डाल के स्पिन करते हैं। स्पिन मतलब रोटेट करते हैं बहुत हाई स्पीड पे यूरेनियम को। और ये अलाउड था ईरान को सिर्फ 3.6% तक ही इनरिच कर सकता है, लेकिन ईरान ने इससे ज़्यादा इनरिच कर रहा था, तो तब ये ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी। तो अब इस डील में इतना ही अलाउड किया था, तो ईरान ने इतना ही करने के लिए एक्सेप्ट किया और तब डील हुई। इस सेंट्रीफ्यूज में क्या करते हैं? यूरेनियम को डालकर रोटेट करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे स्पिन करते हैं, जिससे यूरेनियम इनरिच होता है। उसे ही बोलते हैं यूरेनियम का इनरिचमेंट करना। उससे क्या है, अगर इससे 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है कोई भी। लेकिन मान लो न्यूक्लियर पावर चाहिए, किसी को एनर्जी बिजली बनानी है, तो वो 3.67% तक अलाउड था। ईरान इतने परसेंट तक ही इसे इनरिच कर सकता है। तो इसमें ईरान को इसका स्टॉक पाइल मतलब स्टोरेज 300 किलोग्राम से ज़्यादा भी नहीं करनी थी इसकी, और 3.67% तक ही इनरिच करना था। और जो भी वो फोर्डो फैसिलिटी चला रहा था, फोर्डो एक जगह है जी, वहाँ पे ये इनरिचमेंट फैसिलिटी चला रहा था अंडरग्राउंड, और इस पर शक किया जा रहा था कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, तो उसको रोका गया था इस डील में। लेकिन हुआ क्या, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मतलब USA ने इस डील से 2018 में विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ का मतलब है इस डील से निकल गए वो बाहर US से, ये कहकर कि ईरान है वो एक सेकंड जी, जो ईरान है वो 3.67% से जो डील हुई थी उससे ज़्यादा यूरेनियम इनरिच कर रहा है। तो ये कह के USA ने विदड्रॉ कर लिया इस डील से। तो रिस्पॉन्स में क्या किया, जो ईरान था उसने क्या किया, जब हमारे और ईरान USA ने क्या किया, सैंक्शन लगा दिए इस पर, सैंक्शन वही प्रतिबंध कि इससे कोई ट्रेड डील नहीं होगी ईरान से। और इंडिया पे भी प्रेशर किया कि आप इससे ऑयल नहीं खरीदोगे ईरान से। इंडिया क्या खरीदता है? पेट्रोलियम वगैरह, जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं। तो
इंडिया को भी बोला, सब पे जो भी कंट्री होती थी सब पे प्रतिबंध लगाया कि इससे कोई डील नहीं करेगा। अब अब ईरान ने क्या किया कि उससे सैंक्शन लग गए, तो ईरान ने कहा फिर अपना जो प्रोग्राम था इनरिचमेंट करना दोबारा शुरू कर दिया 3.67% से। इसने 4.5% तक भी कर लिया इनरिच यूरेनियम का, और स्टॉक पाइल जो 300 किलोग्राम लिमिट थी उससे ज़्यादा कर लिया इससे। और उसके बाद जो फोर्डो फैसिलिटी थी वहाँ पे जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी चल रही थी उसको भी रिज्यूम कर दिया, उसको भी शुरू करने लगा वहाँ पे भी। तो ये सब स्टेप ईरान ने लिए। और नंबर ऑफ़ सेंट्रीफ्यूजेज थी जो ये भी उसने बढ़ा दी, इसकी लिमिट जितनी फिक्स थी उससे बढ़ा दी। लेकिन ईरान ने ये ऐड किया कि अगर यूएसए हमसे सैंक्शन हटाता है, प्रतिबंध जो लगाए हैं यूएसए ने, अगर वो हटा देता है तो ईरान आगे नहीं करेगा, ईरान आगे इसका इनरिचमेंट नहीं करेगा, इनरिचमेंट रोक देगा यूरेनियम का, 3.67% तक ही करेगा। और आईईए के साथ कोऑपरेट करेगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ कोऑपरेट करेगा न्यूक्लियर डील में, ताकि आईईए क्या है हम बाद में देखेंगे ये करती क्या है। ये वॉच डॉग है एक तरह से, ये देखती है कि कोई कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को इनरिच तो नहीं कर रहा है, तो उसके जो जहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी बन रही होती है उसका जाके जांच पड़ताल करती है, मॉनिटर करती है ये उस कंट्री में जाके। तो ईरान ने कहा कि अगर यूएस सैंक्शन हटा देता है, प्रतिबंध हटा देता है हमसे, तो हम जो डील हुई थी उसको फिर से अडॉप्ट करेंगे और 3.67% तक ही यूरेनियम को इनरिच करेंगे। अब IAEA क्या है ये इसको समझ लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसे एटम्स फॉर पीस एजेंसी भी बोलते हैं। एटम्स फॉर पीस मतलब ये जब बनाई थी पीस, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल पीस एस्टेब्लिश करने के लिए बनाई थी, क्योंकि ताकि न्यूक्लियर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं उन एक्टिविटीज़ को रोका जाए कंट्री में और बॉम्ब बनने से रोका जाए, क्योंकि ये बहुत ही मास डिस्ट्रक्शन करते हैं। एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पर डाल दिया तो पूरी कंट्री को भी ये एक साथ 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए इसका टारगेट था कि इन जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह इनको प्रोलिफरेशन होने से रोका जाए। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाई थी? 1957 में बनाई थी इस IAEA को। और ये एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है और विद इन यूनाइटेड फैमिली में बनाई गई थी। किसमें? विद इन यूनाइटेड नेशन फैमिली में। लेकिन याद रखना ये जैसे WHO और WMO, इकोसॉक, ये UN की, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, लेकिन जो ये IAEA है ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। यूनाइटेड नेशन के फैमिली के विद इन तो है, इसके अंडर तो है, लेकिन इसकी कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है IAEA, ठीक है जी। लेकिन हाँ, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंडर है, लेकिन स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, याद रखना। लेकिन ये IAEA रिपोर्ट करती है एनुअली किसको? UNGA को और UNSC को। ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन है जी यूनाइटेड नेशन के, और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं। उन 6 ऑर्गन में ये 2 हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और IAEA इन दोनों को रिपोर्ट करती है। लेकिन याद रखना यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, लेकिन विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली आती है ये याद रखना है आपको। और IAEA का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? वियना ऑस्ट्रेलिया में। कब फाउंड हुई थी? मैंने बता ही दिया था पहले, 29 जुलाई 1957 में। अभी इसके 172 मेंबर स्टेट्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है। यस, हाँ जी, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर का मतलब जब ये बनी थी तब से इंडिया इसका मेंबर है। और हाँ, एक बात याद रखना, एक IEA ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऐसा कुछ नाम है इसका इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इसके OECD ही मेंबर बन सकते हैं। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी OECD कंट्रीज़ हैं वो ही इसके मेंबर बन सकते हैं IEA के। लेकिन इंडिया जो ये है IAEA इसका मेंबर है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मेंबर है, लेकिन ये IEA का मेंबर नहीं है इंडिया, याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है जी? चैंग 5 प्रोब। ये चैंग 5 प्रोब क्या है? ये चाइना का मिशन है जी, चाइना का मिशन है। क्या? मून पे भेजा है, चंद्रमा पे मिशन भेजा है एक चाइना का, चैंग 5 इसका नाम है, चैंग 5 प्रोब। ये किसके नाम पे रखा गया है? वहाँ की गॉडेस है, मून की गॉडेस,
चंद्रमा की देवी है, उसका नाम चेंग चेंग है, तो उसके नाम पे रखा गया है चेंग 5 इसका नाम। इसमें क्या क्या लेके जाएगा ये जो ये मिशन जाएगा मून पे, चंद्रमा के मून पे गया जा चुका है, यानी कि इसमें 4 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर एंड लैंडर। ऑर्बिटर क्या होता है जी? जैसे मान लो ये मून है, मून है स्पेस में, आसमान में मून दिखाई देता है, जैसे वहाँ पे ये जब जाएगा ये मिशन चेंग 5, तो ये ऑर्बिट है जो मून का, ये ऑर्बिट है, इसके चारों ओर जो होता है अराउंड ये ऑर्बिट होता है इस स्पेस में, तो ये इसके ऑर्बिट के अराउंड ऑर्बिट करेगा, मतलब घूमेगा, रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्यूशन, इसके चारों ओर घूमेगा ऐसे, तो उसे बोलते हैं ऑर्बिटर। एक एक चीज़ आएगी इसमें लैंडर। लैंडर क्या है? इसमें से एक इसका पार्ट निकल जाएगा और मून के सर के जो मून का सरफेस है, चंद्रमा का जो सरफेस है वहाँ का, धरती मतलब जैसे धरती पे पृथ्वी पे सरफेस है, ऐसे ही मून पे जो सरफेस होगा वहाँ पे लैंड करेगा, उस पे जाके लैंड करेगा। और असेंडर क्या है? असेंडर भी ये जो जाएगा उसी का, इसमें एक पार्टिकल है, एक आर्टी मतलब उसका एक पार्ट है, उसका नाम असेंडर रखा है। और रिटर्न क्या है? जो जो लैंड करेगा एक पार्ट, लैंडर में से एक पार्ट निकल जाएगा और वो वहाँ से मिट्टी लेगा सरफेस से, मून के सरफेस से मिट्टी उठाएगा और फिर वापस आएगा। रिटर्नर का मतलब रिटर्न वापस आएगा हमारे पृथ्वी पे, इसलिए इसे रिटर्नर का नाम दिया है। तो 4 पार्ट हैं इसके, ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर, लैंडर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि जो लूनार सरफेस है वहाँ से रॉक यानी कि वहाँ की मिट्टी लेके आना है वापस, ठीक है। अगर ये कर लाया तो ऐसा ये 4th डिकेड में पहला कंट्री होगा। पहले भी, लेकिन इससे पहले भी कर चुके हैं। कौन कौन सी कंट्री कर चुकी हैं? चाइना 3rd कंट्री है ऐसा करने के लिए। पहले यूएसए और सोवियत यूनियन रूस को ही बोलते हैं ये, रसिया को, ये कर चुका है। रसिया को पहले यूएसएसआर बोलते थे 1991 से पहले। तो सोवियत यूनियन ने और यूएसए ने 1960s में और सोवियत यूनियन ने 1970 में ये पहले कर चुके हैं, वहाँ से मिट्टी ला चुके हैं मून पे, ये मून मिशन कर चुके हैं। तो चाइना ऐसा करने का 3rd कंट्री होगा। ये क्या करेगा? साइंटिस्ट को हेल्प करेगा कि मून का ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब कैसे बना चंद्रमा, और कैसे इसकी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है इसके सरफेस पे, ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती हैं, वो कैसे होती हैं इसके में जानने में हेल्प करेगा ये मिशन। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट है जी बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन। ये क्या है? ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है। डिसआर्मामेंट का मतलब है जी जितने भी वीपन्स बना रखे हैं उनको ख़त्म करना, डिस्ट्रॉय करना। आर्म का मतलब होता है वीपन्स, डिस का मतलब मिटाना, डिसआर्मामेंट इसलिए बोला है, वीपन्स को डिस्ट्रॉय करना। ये ट्रीटी है कि जो भी वीपन्स हैं कंट्री के साथ उसको डिस्ट्रॉय करना, डेवलप करने से रोकना, उनका आगे कोई प्रोडक्शन नहीं करना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना, और ना ही स्टॉक पाइलिंग मतलब जमा करके रखना, कोई भी ना तो जमाखोरी करना है, ना प्रोडक्शन करना है, ना स्प्रेड करना, फैलाना है, मतलब जो भी वीपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसलिए लेकिन ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी थी। मल्टीलेटरल का मतलब है बहुत सारे कंट्री से इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें सारे वीपन्स आते हैं जो मास डिस्ट्रक्शन के वीपन है, मतलब मास डिस्ट्रक्शन का मतलब है जो एक ही बार अगर वीपन डाला तो बहुत सारी जनसंख्या को ख़त्म कर देंगे, उन्हीं को मास डिस्ट्रक्शन वीपन बोलते हैं, मास डिस्ट्रक्शन वीपन्स। ये कब ओपन, ये जो कन्वेंशन है कब सिग्नेचर के लिए ओपन की गई थी? 1972 में। और इन फोर्स मतलब फोर्स में कब आई थी, लागू कब से हो गई थी? लागू हो गई थी 26 मार्च 1975। याद रखना ये 26 मार्च 1975 में लागू हो गई थी। इन कुत्तों को क्या हो गया यार। इंडिया ने इसे रेटिफाई कर दिया। हाँ जी, इंडिया ने इसे रेटिफाई कर दिया। एक तो होता है जी साइन करना मतलब इस जैसे कन्वेंशन है इसमें इंडिया ने साइन किया, और साइन करने के बाद क्या होता है वहाँ की कंट्री इसे क्या करती है? रेटिफाई करती है। रेटिफाई का मतलब पार्लियामेंट में आके इसको, इस जो कन्वेंशन है इसका रिजोल्यूशन लिया जाएगा, मोशन, और इस पर पास किया जाएगा पार्लियामेंट में। तो इंडिया की पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई कर दिया, इंडिया ने मतलब रेटिफाई कर दिया है इसे। और ये कन्वेंशन बाइंडिंग है। हाँ जी, ये बाइंडिंग है, ये याद रखना, बाइंडिंग है या नॉन बाइंडिंग है, ये बहुत पूछते हैं। स्टेटमेंट दे देगा कि ये बायोलॉजिकल कन्वेंशन जो है, बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन बाइंडिंग है या नहीं है, तो ये बाइंडिंग है, याद रखना। ये किस किस पे बैन लगाती है, ये क्या क्या बैन करती है, मतलब किस पे प्रतिबंध लगाती है?
वही है जी, जो वीपन्स हैं उसके ना कोई डेवलपमेंट करेगा, ना स्टॉक पाइल जमाखोरी करेगा, ना एक्विजिशन करेगा, ना रिटेंशन, ना प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन वगैरह नहीं करेगा। जो टॉक्सिन वीपन होते हैं उनका कोई भी प्रोडक्शन नहीं होगा, किसी भी वीपन का नहीं होगा। यही इसके वो हैं सारे ऑब्जेक्टिव। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट किससे रिलेटेड है जी? सुमडोरोंग चू वैली। ये कहाँ पे है सुमडोरोंग चू वैली? ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, यानी कि तिब्बत कहाँ पे? चाइना में, उसके बॉर्डर पे है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में एक जगह है कोनो कॉन्ट्री। तिब्बत चाइना का ही पार्ट है जी, चाइना में कोना कॉन्टी है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे है। अभी ये न्यूज़ में थी, तो कभी कभी मिलान करने में मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है, ये कहाँ पे? सुमडोरोंग चू वैली। नेक्स्ट आर्टिकल किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। ये क्या है? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट ए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एन एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जी जो क्वालिटी होती है और रिसर्च वगैरह को डिटरमाइन करती है। किसकी? मतलब प्योरिटी देखती है किसी भी चीज़ की, ये कि प्योर है, ये शुद्धता नापती है। अगर सिंपल वर्ड में बनाओ कि ये चीज़ शुद्ध है या नहीं है। ये अभी न्यूज़ में क्यों थी? अभी शहद की क्वालिटी जांच की थी इस टेस्ट से, तो इसलिए न्यूज़ में आई थी। जो 13 ब्रांड हैं हनी की, जैसे हनी कौन कौन बनाता है? शहद, जैसे पतंजलि बनाती है, या फिर डाबर का बनाती है, डाबर का हनी आता है। तो इन ब्रांडों का शुद्धता नापने के लिए, क्वालिटी नापने के लिए ये NMR टेस्ट ये अभी न्यूज़ में था। इससे इसकी हनी की शुद्धता, क्वालिटी की जांच की थी इस टेस्ट से, जिसका नाम है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो अभी जो 13 ब्रांड थी हनी की, उनमें से 10 ब्रांड थी उनकी क्वालिटी प्योर नहीं थी, वो फेल हो गई प्योरिटी टेस्ट में, तो इसलिए न्यूज़ में था। ये याद रखना, NMR टेस्ट है जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट, किस लिए काम आता है? क्वालिटी, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी सैंपल वगैरह मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्या है जी? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर, IAIS, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। अभी क्या है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, इसने इसकी मेंबरशिप ले ली है। ये मेंबरशिप लेना वॉलंटरी होती है जी। वॉलंटरी का मतलब है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इसने इसकी मेंबरशिप ली है। किसकी? इसकी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर। और ये IFSCA क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये गुजरात में है जी, गुजरात में। कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। ये IFSCA कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। और गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गिफ्ट सिटी है जी गुजरात में। गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे है ये अथॉरिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। उसने मेंबरशिप ले ली है इसकी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर की। और ये करता क्या है? जो है अभी इसने मेंबरशिप ली है, तो ये करता क्या, काम क्या करता है? इंटरनेशनल, ये दिया है IFC कहाँ पे? गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गुजरात में। अब इसका काम देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर है, इसको फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था 1994 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड पे कहाँ पे? एक जगह है बेसल में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी वॉलंटरी मेंबरशिप ली जा सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। और ये इंश्योरेंस को सुपरवाइजर करता है और रेगुलेटर करता है। मतलब कि जैसे किसी भी कंट्री में इंश्योरेंस होते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड सेटअप करता है। स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स रेगुलेशन मान लो एक तरह से। जैसे इंश्योरेंस क्या होता है जी? बीमा जो करते हैं। बीमा कैसे करते हैं कि प्रीमियम देते हैं। प्रीमियम का मतलब इंस्टॉलमेंट, किस्त देते हैं हर साल। किस्त देते हैं कि इतने साल का, मान लो 50 साल का, 60 साल का बीमा है, 60 साल के बाद आपको उतने रुपए मिल जाएंगे हर साल, या हर पर मंथ या पर ईयर किस्त इंस्टॉलमेंट देनी होती है। इसकी इंश्योरेंस कराते हैं जब, या कोई कराता है डेथ का। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, तो डेथ के बाद उसे इतने लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का, जितने का भी उसने बीमा इंश्योरेंस कराया इतना मिल जाते हैं। तो ये इंश्योरेंस के लिए जो IAIS है, IAIS, ये क्या कहे? इंश्योरेंस के लिए रूल्स सेटअप करती है, सारी कंट्री उसे फॉलो करती हैं। जो इसके
जो मेंबर हैं हमारे, जो इंश्योरेंस रेगुलेटर होते हैं कंट्री में, जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करते हैं, तो वो इसके मेंबर होते हैं। जैसे यूएसए की अथॉरिटी है ये, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर, ये भी इसका मेंबर है। यूके की, यूनाइटेड किंगडम की भी है जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, ये भी है। और इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटर कौन सी है, मतलब इंडिया में जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है वो कौन सी अथॉरिटी है, इडाई, ये भी इसका मेंबर है। इडाई की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी इसका मेंबर है। ये लिखा है इसमें IAIS, ये क्या करती है, स्टैंडर्ड सेटअप करती है डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपिंग एंड असिस्टिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स एंड अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स, मतलब सुपरविजन करती है इंश्योरेंस सेक्टर का सुपरविजन करती है, याद रखना इसे। कब बनी थी ये मैंने बता दिया, अब ध्यान रखना, 1994 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेसल स्विट्ज़रलैंड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। ये अभी न्यूज़ में क्यों था, अभी जो इंडिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने इसका लॉन्च किया था, क्या, SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन। किस पे रिलेटेड था ये SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन, इसमें शेयर किया था बुद्धिस्ट हेरिटेज को, मतलब उसकी जो विरासत है बुद्धिस्ट की, बुद्धिस्ट से रिलेटेड, वो शेयर की थी। इसमें क्या क्या इसमें हाईलाइट किए थे पॉइंट, जो SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन हुई थी उसमें क्या क्या किए थे, उसमें इंडिया ने अपने जो वाइस प्रेसिडेंट ने स्पीच दी थी उसमें क्या क्या पॉइंट हाईलाइट किए थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को हाईलाइट किया था। इंडिया ने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जो क्रॉस बॉर्डर का मतलब जी, जो बॉर्डर पे टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी एक्टिविटी होती हैं उनको, ये बिगेस्ट चैलेंज है SCO कंट्रीज़ के लिए, ये हाईलाइट किया था। और क्या क्या हाईलाइट किया था, बुद्धिस्ट फिलॉसफी को पीस एस्टेब्लिश करने के लिए ये पॉइंट हाईलाइट किए थे SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन में। ये वर्चुअली हुई थी अभी, वर्चुअली का मतलब है जी यहाँ सब अपने सब, क्योंकि कोरोना में कहीं कोई जा तो सकता नहीं है, तो अपनी कंट्री में थे और इंटरनेट के थ्रू ये लॉन्च हुई थी SCO ऑनलाइन एग्जीबिशन। ये SCO का पार्ट है। SCO क्या है ये समझते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यूरेशियन कंट्रीज आती हैं। यूरेशियन का मतलब जी रसिया, यूरेशिया में भी है, और मतलब यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए एक कंट्री है इसमें, इसलिए यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोला है इसे। परमानेंट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किस लिए इसका टारगेट क्या है, इसे मेंटेन करना है क्या, पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ये कब सेटअप हुई थी, 2001 में, संघाई कोऑपरेशन। इससे पहले ये संघाई 5 थी, सिर्फ इसके 5 मेंबर थे, इसलिए नाम था संघाई 5। उसके बाद इसमें 3 मेंबर और हो गए, टोटल अब 8 मेंबर है इसमें। इसे अलायंस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, अलायंस ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं इसे। ये लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ ग्लोबल जियोग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। ये याद रखना। इसके मेंबर हैं जी कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। एक बार मैप में देख लो, आपको याद हो जाएंगे। ये जी हमारा इंडिया के एक तो साइड में पाकिस्तान ये मेंबर है, चाइना तो है ही, और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये चारों कंट्री एक साथ हैं यहाँ पे। मैप में देखना, एशिया के मैप में ये कंट्रीज चारों साथ में हैं। ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया, जो ये सिर्फ ये इस सर्कल में दी हुई हैं, ये सारी इसकी कंट्री हैं, याद रखना। जो सर्कल में है ये 8 कंट्रीज हैं इसकी सर्कल में। इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं कोई, हाँ जी, ये मतलब फुल मेंबर नहीं होते, ये ऑब्जर्वर का मतलब है वहाँ पे जाके बस सुनते हैं कि क्या हुआ है और अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे कोई वोटिंग हो रही है, रिजोल्यूशन होता है, उन पे कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ मेंबर ही करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये ऑब्जर्वर हैं SCO के, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया। वैसे इनको इतना याद रखना जरूरी नहीं है, जो इसके मेंबर हैं उनको याद रखने ला, ये उनको याद रख लो आप, बस वही बहुत है। ये डायलॉग पार्टनर है इसके कुछ, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की, श्रीलंका। ये कहाँ से आ गया, ये नहीं है जी इसमें। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई में नहीं जी,
याद रखना, संघई में नहीं है, बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। बीजिंग चाइना की जो कैपिटल है, बीजिंग में। बस आज का आर्टिकल यही था जी। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और भी करंट अफेयर की वीडियो बनाता रहूँ। शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।